Hello everyone, and welcome to this lecture series. In this series, we will systematically cover previous year question papers to strengthen our preparation for both MPSC and UPSC mains examination. We will begin with Maharashtra Public Service Commission's mains 2025 question, which is the latest paper that is available to us and the only source of our commission. Okay, every day we will be discussing four questions, one question from each GS1, GS2, GS3, GS4, and along with the questions we will analyze the demand of the question, learn answer writing techniques, and develop a structured approach to frame high quality answers. Once we complete MPSC 2025 paper, we will move to the previous year UPSC mains question papers one by one, and the step by step approach will help us cover a wide range of topics. Okay, and simultaneously it will improve our answer writing skills. Actually, I will be providing you with the uh, keywords in intro and conclusion. ठीक है, after completing all the previous year question papers, we will also be discussing about the templates for all the topics of the syllabus. Okay, now the objective of this series is not just to solve questions but to understand the mindset of examiner, and then to excel in answer writing. ओके, एंड आई बिलीव दैट आप 5 या 7 मिनट में कुछ नहीं सोच सकते अलग से. यू नीड टू हैव योर आंसर्स रेडीमेड इन योर माइंड. ये तभी होगा जब आपने सारे आंसर्स डिस्कस किए होंगे पहले या खुद से पढ़े होंगे, उसके बाद ही होगा. एंड yes, this is the truth. Okay, so let's begin with the journey together and take one step closer to our goal. Okay, so सबसे पहले गाइज आई हैव एवरीथिंग कंसाइज विथ मी. मैंने सब क्वेश्चन पेपर्स क्वेश्चंस मेरे पास इस तरह से एक शीट में बना लिए हैं. ठीक है, सो नाउ दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ MPSC 2025 GS1 के क्वेश्चंस है ये. ओके, जस्ट अ मिनट. ओके, तो इसमें क्या है कि what do you know about the cultural heritage of India, they are asking us. So इसका जो आंसर है, हमें कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया के बारे में क्या पता है, इस तरह से ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है. ओके, नो अबाउट कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया. नाउ जस्ट बिकॉज ये पहली बार था MPSC का, सो इन्होंने बहुत ज़्यादा एनालिटिकल क्वेश्चंस नहीं पूछे. दिस इज़ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कि व्हाट डू यू नो अबाउट कल्चरल हेरिटेज. इसके बारे में कोई जनरलिस्टिक जो होगा, जिसने बहुत ज़्यादा पढ़ा भी नहीं होगा, वो भी आंसर लिख सकता है. ओके, सो हमें कैसे पहुंचना है. अगर कल्चरल हेरिटेज का कोई भी क्वेश्चन आता है तो वी शुड हैव दिस इंट्रोडक्शन फिक्स विथ अस कि कल्चरल हेरिटेज क्या है. तो इट रेफर्स टू द रिच लेगेसी ऑफ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल ट्रेडिशन. क्या है? It refers to the rich legacy of material and non-material tradition inherited from the past and preserved for the future generation. जिसको अच्छे मार्क्स चाहिए है, जिसको इंट्रो के मार्क्स उठाने हैं, वो ये 3 चीज़ों को याद रखेगा दोस्तों. क्या कल्चरल हेरिटेज क्या है? नंबर 1, दैट इज़ रिच लेगेसी. किस चीज़ की? मॉर्टल, मटेरियल एंड इमटेरियल. ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट. दूसरा है मटेरियल एंड इमटेरियल ट्रेडिशंस. ओके, रिच लेगेसी ऑफ मटेरियल एंड इमटेरियल ट्रेडिशंस. दूसरा है विच आर इनहेरिटेड फ्रॉम पास्ट. ओके, एंड तीसरा पॉइंट है प्रिजर्व फॉर
फ्यूचर जनरेशंस। अब मुझे बताइए, ये 3 चीज़ें आपको जब भी कल्चरल हेरिटेज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपको उसका इंट्रो इस तरह से ही लिखना है। मतलब इफ़ यू डोंट हैव मच आइडिया अबाउट इट, इतना तो याद रखिए इंट्रो के लिए, दैट रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया refers to rich legacy of material and immaterial traditions inherited from past and preserved for future generations। ये 3 पॉइंट्स अगर आपको याद हो जाते हैं तो यस, यू आर डन विद द इंट्रो। ओके, क्या है? India's cultural heritage refers to, I will be repeating it twice because ट्वाइस और थ्राइस, क्योंकि बार बार बोलने से आपको याद हो जाएगा और आई होप आप भी मेरे साथ बोल रहे होंगे। इफ़ यू हैव पेन पेपर, राइट डाउन देयर। 3 पॉइंट है इंट्रो के लिए। क्या? रिच लिगेसी है ऑफ व्हाट? मटेरियल एंड इमटेरियल ट्रेडिशंस। ओके, ये हो गया पहला। दूसरा क्या है? इनहेरिटेड फ्रॉम पास्ट, है ना। एंड तीसरा क्या है? प्रिजर्व्ड फॉर फ्यूचर जनरेशंस। आई होप 3 पॉइंट्स आपके ध्यान में रह गए होंगे जिससे आप इंट्रो लिख पाएंगे। एंड नाउ सेकंड ऑप्शनल लाइन जो आपको लिखनी है तो आप लिख सकते हैं, इट रिफ्लेक्ट्स द कंट्रीज सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी, डाइवर्सिटी एंड कंपोजिट कल्चर। ये चीज़ कल्चरल हेरिटेज रिफ्लेक्ट क्या करती है? इंडिया का सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी, डाइवर्सिटी एंड कंपोजिट फ्यूचर। ओके, नाउ कम टूवर्ड्स बॉडी। बॉडी में हमको 4 से 5 पॉइंट्स डालने हैं। 150 मार्क्स के अंदर अपने को ये आंसर बिठाना है। तो इसमें 4 देखिए, मटेरियल और इमटेरियल ये जो पॉइंट है यहीं से आते हैं पहले 2 पॉइंट, टैंजिबल एंड इंटैंजिबल कल्चर हेरिटेज, ठीक है। उसके बाद कल्चरल डाइवर्सिटी एंड चौथा है ग्लोबल रिकग्निशन। अब टैंजिबल मतलब जिस चीज़ को हम छू सकते हैं, इंटैंजिबल मतलब समथिंग विच वी कांट टच। ओके, सो टैंजिबल में देखो दोस्तों, ये जो है ना पार्ट इलेबोरेशन वाला, दैट इज़ नॉट बिग डील। ओके, बिग डील ये है कि आपको ये पॉइंटर्स याद होने चाहिए, क्योंकि विद वो जो स्पीड में लिखना होता है अपने को, उसमें इतनी सारी चीज़ें हमें याद, या ये स्ट्रक्चर फ्रेम करना ऑन द स्पॉट, इट्स नॉट अ जोक, या नहीं, मतलब मुश्किल है। सो व्हाट टॉपर्स डू, दे आर हैविंग टैम्पलेट्स रेडी फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ सिलेबस, जो हम करने वाले हैं हमारे PYQ सीरीज़ के ख़त्म होते ही। सो अगर कल्चरल हेरिटेज का कोई टॉपिक होता है तो दे हैव दैट टैम्पलेट बॉडी स्ट्रक्चर रेडी। सो हमारे पास भी उस तरह का कुछ होना चाहिए। तो इसके लिए आपको ये लर्न करना होगा कि अगर कल्चरल हेरिटेज है, इंट्रो दैट इज़ 3 पॉइंट्स में पहला ये है कि रिच लेगेसी, मटेरियल इमटेरियल और ट्रेडिशंस का, देन इनहेरिटेड फ्रॉम पास्ट एंड प्रिजर्व फॉर फ्यूचर जनरेशन। बॉडी में टेंजिबल हेरिटेज, इंटेंजिबल हेरिटेज। टेंजिबल में आएगा जो हम छू सकते हैं, टेम्पल्स, फोर्ट्स, मॉन्यूमेंट्स, केव्स, देन पेंटिंग्स है, स्कल्पचर्स हैं, आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं, दिस आर ऑल टेंजिबल। देन इनटेंजिबल हेरिटेज जैसे म्यूज़िक, डांस, लैंग्वेज, लिटरेचर, फेस्टिवल्स, योगा, क्राफ्ट, ये सारी इंटेंजिबल में आती हैं। देन कम्स द कल्चरल डाइवर्सिटी वाला पॉइंट, जिसमें ये जो चीज़ है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वी हैव बीन लर्निंग दिस थिंग, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, आई थिंक सिंस क्लास 1, 2 और 3, मतलब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें थ्रू कोई एग्जिस्टेंस ऑफ वेरियस रिलीजन्स, लैंग्वेजेस, कस्टम्स, ये अलग अलग होते हुए भी हम एक साथ रहते हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी का पॉइंट। एंड देन लास्ट का पॉइंट ये डाल दो कि ये जो है टेंजिबल इंटेंजिबल हेरिटेज कल्चरल डाइवर्सिटी है, यह हम हमारे मन से हमारी तारीफ़ नहीं कर रहे हैं, बट ग्लोबल रिकग्नाइजेशन भी हमें मिला हुआ है, दुनिया ने भी हमको पहचाना है कि येस दिस इज़ समथिंग स्पेशल। तो सेवरल इंडियन हेरिटेज साइट्स एंड ट्रेडिशन हैव बीन रिकग्नाइज्ड बाय यूनेस्को, ठीक है। अतः देखो इसमें आपको बहुत करना ही नहीं है, इंट्रो का आपने ये याद रख लिया तो इसी में से आपके ये 2 पॉइंट्स हो जाते हैं, ठीक है। ये तो है ही यूनिटी इन डाइवर्सिटी। एंड चौथा है ग्लोबल रिकग्निशन, ठीक है, यह भी हमें पता होता है इन जनरल। ओके, तो उसी से हमको हमारा आंसर स्ट्रक्चर करना है ना। देन हमारा इंट्रो बॉडी हो गया। लेट अस कम टुवर्ड्स कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या है? नाउ इंडियाज़ कल्चरल हेरिटेज
इज़ द सोर्स ऑफ 3 चीज़ों का क्या, नेशनल आइडेंटिटी, सोशल कोहेशन एंड सॉफ्ट पावर। अभी क्या बोला है इन्होंने, हमारी जो हम जिन चीज़ों के लिए जाने जाते हैं दुनिया में, हमारे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, नेशनल आइडेंटिटी, सोशल कोहेजन एंड सॉफ्ट पावर्स, तो उन सब का सोर्स क्या है, कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया है। तो वो नेशनल आइडेंटिटी मतलब द फीलिंग ऑफ वननेस, हमें जो फील होता है कि वी आर इंडियन, है ना, तो दैट इज़ नेशनल आइडेंटिटी। देन हम हमारे यहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी वी आर स्टिल स्टिकिंग, है ना, मतलब हम जुड़े हुए होने का मतलब है सोशल कोहेजन, है ना। उसके बाद वी हैव सॉफ्ट पावर का मतलब है किसी चीज़ को, हमारी किसी बात को मनाने के लिए वी आर नॉट यूजिंग आवर मिलिट्री पावर, हम लोगों को हमारे सॉफ्ट पावर से ही अट्रैक्ट करते हैं और हम हमारी बात दुनिया में मनवा लेते हैं। सो वी आर नोन फॉर दैट वन थिंग, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें याद रखनी है, नेशनल आइडेंटिटी, सोशल कोहेजन एंड सॉफ्ट पावर। ये तीनों चीज़ों का सोर्स जो है कल्चरल हेरिटेज है, ठीक है। उसके बाद ये जो प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज है ये क्यों ज़रूरी है, तो इसके 2 पॉइंट्स हैं कि इट इज़ एसेंशियल फॉर सेफगार्डिंग द कंट्रीज हिस्टोरिकल लेगेसी, है ना, हमें हमारे कंट्री की हिस्टोरिकल लेगेसी को सेफगार्ड करना है। और दूसरा है हमें हमारी इंडियन हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज को कंटिन्यूअस करना है, मतलब इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए रखना है इन द चेंजिंग वर्ल्ड, ठीक है। वी हैव टू सेफगार्ड और हिस्टोरिकल लेगेसी एंड प्रमोट कल्चरल कंटिन्यूटी इन द रैपिड चेंजिंग वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पे भी 3 पॉइंट है, ये याद करिए। यूअर कंक्लूजन विल बी अ स्ट्रॉन्ग वेटेज, जिससे कि एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा ही देगा, ठीक है। तो इन ब्रीफ हम देखेंगे, इंट्रो में आपको क्या डालना है, इंडियाज़ कल्चरल हेरिटेज रेफर्स टू, एक मिनट, आपको 3 चीज़ें डालनी है। कल्चरल हेरिटेज रेफर्स टू रिच लेगेसी, मटेरियल, इमटेरियल ट्रेडिशंस इनहेरिटेड फ्रॉम पास्ट एंड प्रिजर्व फॉर फ्यूचर जनरेशंस। उसके बाद 4 पॉइंट्स बॉडी में डालने हैं, कैन बी क्लासिफाइड इनटू बोल के, टेंजिबल हेरिटेज, इंटेंजिबल हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज एंड ग्लोबल रिकग्निशन, जिसमें यूनेस्को का मेंशन हमें करना है। उसके बाद कंक्लूजन में आपको डालना है कि कल्चरल हेरिटेज किन चीज़ों का सोर्स है, 3 जो हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, नेशनल आइडेंटिटी, सोशल कोहेशन एंड सॉफ्ट पावर्स। उसके बाद ये प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, टू सेफगार्ड historical legacy, then historical legacy and promoting cultural continuity and in the rapid changing world। तो ये होगा हमारा कंक्लूजन, ठीक है। इफ़ यू विल बी रिवाइजिंग इट वंस मोर, सारा आंसर आपको याद हो जाएगा। एंड वेन एवर द क्वेश्चन ऑफ कल्चरल हेरिटेज इज आस्क्ड, यू विल हैव योर टेम्पलेट रेडी, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। अब जैसा भी क्वेश्चन जैसा भी मॉडिफाई होता है, आपको आंसर उस तरह से थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना है, ओके। तो ये कीवर्ड्स है गाइस, यू कैन रिमेंबर दिस कीवर्ड्स, ठीक है। लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर सेकंड क्वेश्चन ऑफ GS2। So our second question is, examine the salient features of Indian Constitution and explain how India's historical experiences have shaped its democratic values and fundamental rights। ये भी क्वेश्चन ऐसा है दोस्तों जो हमने हमेशा पढ़ा हुआ है, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। सो हमें एग्जामाइन करना है किस चीज़ को, साइलेंट फीचर्स, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन करना है हाउ इंडियाज़ हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस हैव शेप्ड इट्स। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्हें लग रहा होगा कि इसमें हम सारे
साइलेंट फीचर्स लिख देंगे, बट गाइस रिमेंबर हमको ये चीज़ 150 वर्ड्स में कंप्लीट करनी है एंड इट इज़ ओनली, मतलब ये 10 मार्क का क्वेश्चन है, तो आप बहुत सारे फीचर्स ही लिखते यहाँ पे बैठ नहीं सकते, क्योंकि आपको फीचर्स को एग्जामिन करने के बाद उसको एक्सप्लेन भी करना है, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ने उसको किस तरह से शेप कर रखा है ना, इसके डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को किस तरह से शेप करके रखा है, किस तरह से बनाया है, किस तरह से डेवलप किया है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल राइट्स। सो लेट अस अप्रोच टू द क्वेश्चन। इंट्रोडक्शन में आपको क्या देना है, हमें पूछा किस चीज़ के बारे में है, ये है हमारा बेसिक पॉइंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हमें पता है कि हम इंट्रो में क्या देते हैं, कॉन्टेक्स्ट और एक फैक्ट देते हैं हम हमेशा, जिससे कि इंट्रो में वेट आ जाता है और आपको मार्क्स मिलते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोला है तो आपको इज़ द से ही उसको लिखना है। सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, याद रखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कभी भी आपको लिखना है तो राइट इट लाइक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड इम्बॉडिंग द आइडियाज़ ऑफ JLEP। गाइस जिसने भी प्रियम्बल पढ़ा होगा उसने जो है ये JLEP न्यूमोनिक हमेशा याद कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो कर लो गाइस, क्योंकि अगर आपको ऐसे याद करना है अचानक से या विदाउट एनी न्यूमोनिक, तो आपको जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, हो सकता है कोई एक चीज़ आपको याद ही ना आए, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर इतना होता है, यू हैव टू मेंटेन द टेम्परामेंट एंड उस टाइम आपको इस तरह से दिमाग लगा के किसी चीज़ को याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जिन्हें एक्सपीरियंस होगा उन्हें पता होगा। सो इफ़ यू आर रिमेंबरिंग इट लाइक JLEP, तो आपको झट से याद होगा कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, JLEF, तो इस तरह से आपको झट से पता हो जाएगा, ठीक है, याद हो जाएगा। आइडियल्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, इट रिफ्लेक्ट्स बोथ ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स एंड इंडियन हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस। अभी ये पॉइंट हमने क्यों डाला है गाइस, क्योंकि क्वेश्चन का सेकंड पार्ट इज़ अबाउट दैट कि जो भी फीचर्स है उसको एग्जामिन करना है और आपको एक्सप्लेन करना है कि हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ने इन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल राइट्स को किस तरह से शेप किया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको डालनी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, ठीक है, सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, ये हो गया पहला पॉइंट आपका। और दूसरा हो गया JLEF वाला, क्या, एम्बॉडिंग द आइडियाज़ ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, एंड क्योंकि क्वेश्चन में हमको हाउ हैज़ इट शेप्ड पूछा है अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस, तो इसीलिए आपको लिखना है कि ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशन एंड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो ये तो हमारा ऑन द स्पॉट हमने ये पॉइंट सेकंड वाला ऐड कर दिया टू इम्प्रूव द रिलेवेंस ऑफ द क्वेश्चन, है ना। बट ये चीज़ तो आपको हमेशा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन में इंट्रो में डालनी है। ठीक है, तो इंट्रो हो गया आपका लर्न, आई गेस आपको याद भी हो गया होगा। नाउ कमिंग टुवर्ड्स बॉडी, देखो साइलेंट फीचर्स हमने डालने हैं। द साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स सोवरेन। अभी आपको गाइस प्रियम्बल का जो है आपको प्रियम्बल में आपको ये याद होगा कि हमको प्रियम्बल भी जिनको याद होगा उन्हें पता होगा तो किस तरह के आइडियल्स हमको अचीव करने हैं, SSSDR। ठीक है गाइस, अगर आपको किसी चीज़ को झट से याद करना है तो इसी तरह से याद करना होगा। ठीक है, इसमें होता है SSSDR मतलब 3SD डॉक्टर, इस तरह से मैंने इस चीज़ को याद कर लिया है, SSSDR। सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये जो है
ये फीचर्स है, ये हमने प्रीएम्बल से जो है आइडियल्स उठाए हैं, SSSDR, देन पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल स्ट्रक्चर विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, फंडामेंटल राइट्स, DPSP एंड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। मैक्सिमम चीज़ें आपको इन साइलेंट फीचर्स में इसको क्लब कर देनी है, ठीक है। उसमें SSSDR, उसके बाद में पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारे पास, फेडरल स्ट्रक्चर विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, फंडामेंटल राइट्स DPSPs है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, ठीक है। अभी हमने क्या क्या फीचर्स है ये एग्जामिनर को बता तो दिया है कि फीचर्स के बारे में हमको पता है। नाउ हमें क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आना है गाइज, याद रखना है ओनली 150 वर्ड्स, जिसकी वजह से क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को हमको एड्रेस करना है, ओके। इसमें हमने सेकंड पार्ट को देखा है कि इंडियाज़ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल राइट्स वे शेप्ड बाय हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस। उनके उसी लाइन को हमने यहाँ पे छाप दिया है, इंडियाज़ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल राइट्स शेप किए गए हैं किन चीज़ों से, हमारे हिस्टोरिकल पास्ट से। द स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियल रूल्स marked by repressive laws, censorship and discrimination led to the inclusion of right to equality, freedom and constitutional remedies। क्योंकि हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स राज करके गए हैं, कॉलोनियल रूल हमने झेला है, हमारे उन्होंने जो लॉज बनाए थे वो बहुत ज़्यादा रिप्रेसिव थे, सेंसरशिप थी, प्रेस का फ्रीडम नहीं था तो वो सेंसरशिप में ही आ गया, एंड बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था, ठीक है, रेसिज्म था। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद में हमने बताना है कि इन सभी चीज़ों की वजह से हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन में हमने चीज़ें इंक्लूड की हैं। किन चीज़ों का इंक्लूजन हुआ है, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ठीक है। social inequalities arising from caste system inspired the provisions for social justice and affirmative actions. The trauma of partition reinforced the commitments to secularism, minority rights and national unity। ये जो पॉइंट्स है सेकुलरिज्म, अगर हमारे यहाँ पे इस तरह का ट्रॉमा नहीं होता और इस तरह का सोशल इनजस्टिस, सोशल इनइक्वालिटीज़ नहीं होती तो हमने इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया भी नहीं होता शायद। तो हमको वही बताना है कि हमारे हिस्टोरिकल पास्ट इस तरह से रहे हैं जिसमें हमने कॉलोनियल रूल झेला है, रिप्रेसिव लॉज झेले हैं, सेंसरशिप झेली है, डिस्क्रिमिनेशन देखा है, जिसकी वजह से विच लेड अस टू इंक्लूजन ऑफ राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ठीक है। एंड ये जो सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं अराइजिंग आउट ऑफ कास्ट सिस्टम इंस्पायर्ड अस टू इंक्लूड द प्रोविजंस ऑफ सोशल जस्टिस, अफर्मेटिव एक्शंस, ओके। और लास्ट में आपको बताना है कि जो पार्टीशन का ट्रॉमा था उसकी वजह से हमने सेकुलरिज्म, ताकि कोई झगड़े ना हो, माइनॉरिटी राइट्स एंड नेशनल ड्यूटी, इन तीनों चीज़ों को भी इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। तो हिस्टोरिकल पास्ट का भी पॉइंट आपने यहाँ पे जस्टिफाई कर दिया है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द कंक्लूजन, आपने बताना है कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट मेयरली अ लीगल डॉक्यूमेंट बट द रिफ्लेक्शन ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। क्योंकि हिस्टोरिकल पास्ट शेपिंग पूछा है इन्होंने, इसीलिए आपको ये पॉइंट डालना है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है बट इट इज़ ऑल्सो द रिफ्लेक्शन ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। फ्रीडम स्ट्रगल, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, एस्पिरेशंस फ्रॉम एन इंक्लूसिव एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो आपको कंक्लूड करते हुए उसको पॉजिटिव वे में ही कंक्लूड करना है गाइज, सो एज चेकर का माइंडसेट भी उसी तरह से होगा एंड यू विल मतलब आंसर के एंड में आपको वो अच्छे मार्क्स दे के ही मूव नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होगा, ठीक है। तो ब्रीफ में हमने साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखा और उसको फिर हमने रिलेट किया हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस से। इंट्रोडक्शन में हमको दो चीज़ें याद रखनी है, जब भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन होगा तो हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को
सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड करके एड्रेस करना है, एम्बॉडिंग दी आइडियाज़ ऑफ JLEF। ठीक है, ये हो गया। और क्योंकि हमारा क्वेश्चन था हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस से, तो हमने एक पॉइंट और ऐड किया, क्या? इट रिफ्लेक्ट्स दी ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशन एंड ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स एंड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस। ठीक है, उसके बाद में बॉडी में हमने उसको दो पार्ट्स में तोड़ा है। पहले पार्ट्स में हमने फीचर्स को दिखाया है, क्या फीचर्स है। दूसरे पार्ट में हमने रीज़न दिया है कि हाउ हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस हैव शेप्ड। तो पहले पार्ट में हमें जब बहुत सारे फीचर्स लिखने होते हैं तो उन फीचर्स को भी किस तरह से याद रखना है वो भी मैंने आपको बताया कि आपने प्रियम्बल के जो आइडियल्स हमको प्रियम्बल के जो पॉइंट है हमको कॉन्स्टिट्यूशन से किन चीज़ों को अचीव करना है, SSS DR, वो हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, उसके बाद में हमने हमारे जो फीचर्स हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल स्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग सेंटर, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, फंडामेंटल राइट्स, DPSPs। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ये फीचर्स हमने इन्हें यहाँ पे शो कर दिए हैं। उसके बाद में रीज़न देना है हमने। रीज़न में हमने बताया है कि हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस से ये शेप हुए हैं और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस क्या रहे हमारे, तो कॉलोनियल रूल, उसके बाद रिप्रेसिव लॉज थे, सेंसरशिप थी, डिस्क्रिमिनेशन थे, जिनकी वजह से हमने राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड की हैं। ठीक है, सोशल इनइक्वालिटीज़ की वजह से यहाँ पे कास्ट आउट ऑफ जो सोशल इनइक्वालिटीज़ आउट ऑफ कास्ट सिस्टम से जो यहाँ पे हमने सोशल जस्टिस एंड अफर्मेटिव एक्शंस का पॉइंट लिया है। उसके बाद जो पार्टीशन का हमारा ट्रॉमा था उसकी वजह से हमने सेकुलरिज्म, माइनॉरिटी राइट्स एंड नेशनल यूनिटी का पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड किया है। उसके बाद कमिंग टुवर्ड्स द कंक्लूजन गाइस, कंक्लूजन में हमने इस क्वेश्चन के हिसाब से पॉजिटिव कंक्लूजन इस तरह से लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है बट इट इज़ ऑल्सो द रिफ्लेक्शन ऑफ इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट एंड जो एस्पिरेशंस हैं फॉर इंक्लूसिव एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी, उन सभी चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपकी रेडी हो चुकी है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स दी GS3 का क्वेश्चन। GS3 का पहला क्वेश्चन है, एग्जामाइन द पॉलिसीज़ एंड मेजर्स फॉर प्रमोटिंग इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया है इनके द्वारा कि हमें यहाँ पे एग्जामाइन द पॉलिसीज़ एंड मेजर्स फॉर प्रमोटिंग इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ इंडिया। नाउ गाइस, यहाँ पे इन्होंने हमको क्वेश्चन क्या पूछा है, इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में पूछा है इन्होंने। इसमें आपको एक्सप्लेन करना है किस चीज़ को, पॉलिसीज़ को, एंड मेजर्स। पॉलिसीज़ एंड मेजर एक ही बात है। ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए आपकी क्या पॉलिसीज़ है उस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, तो इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए आपको अभी, क्योंकि ये डायरेक्टली आपको पूछा गया है इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया। ठीक है, इसको प्रमोट करना है तो भाई उस चीज़ को आपको डिफाइन करना है या उस चीज़ के बारे में बताना है। क्या इंक्लूसिव ग्रोथ रेफर्स टू व्हाट? इकोनॉमिक ग्रोथ दैट क्रिएट्स। इंक्लूसिव ग्रोथ आफ्टर ऑल एक ग्रोथ ही है। ठीक है, एक इकोनॉमिक ग्रोथ ही है, बट इंक्लूसिव क्यों बोला है? क्योंकि इट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ एंड इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स पर्टिकुलरली अमॉन्ग वल्नरेबल एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। ठीक है, आपको आपके आंसर से बताना है गाइस कि आप ये चीज़ें आपके लिए मैटर करती है, आपके आंसर में उन चीज़ों को आने देना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले इंक्लूसिव ग्रोथ को जो है डिफाइन कर लिया है। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है? इट इज़ एन इकोनॉमिक ग्रोथ। ये एक इकोनॉमिक ग्रोथ ही है, लेकिन इसके बारे में स्पेशल क्या है कि इट क्रिएट्स व्हाट? इट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द सेक्शन
for all section of society. It creates opportunity for all section of society, and it ensures what? Equitable distribution of benefits, particularly among vulnerable and marginalized sections. तो आपको इस तरह से याद रखना है। इंक्लूसिव ग्रोथ की डेफिनेशन क्या है? इंक्लूसिव ग्रोथ इज द इकोनॉमिक growth that refers to that creates the opportunity for all the section of society and ensures equitable distribution of benefits, particularly equitable distribution of benefits particularly for vulnerable and marginalized sections. इस चीज़ को 2 बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। हाउ हमने इस चीज़ को किस तरह से ब्रेक किया है इंक्लूसिव ग्रोथ को? इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, creating opportunities for all section of society and ensuring equitable distribution of benefit, particularly for vulnerable and marginalized section. बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, बहुत ज़्यादा आर्टिकुलेट मतलब बहुत ही आप कॉम्प्लेक्स वर्ड्स डाल रहे हैं वैसे भी नहीं करना है। एग्जामिनर को आपने परोस के देना है कि भाई ले मार्क्स, ठीक है। इस तरह से आपको यू हैव टू सर्व हिम। उसको आपकी शीट देखते ही समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई ये इंट्रो लिखा है, इसने ये चीज़ें बहुत ही क्लियरली लिखी हुई है कि क्या है इंक्लूसिव ग्रोथ। उसमें हमने उस चीज़ में इसने वल्नरेबल सेक्शन एंड मार्जिनलाइज ग्रुप्स को भी ऐड किया है। ये सब चीज़ें आपने डालनी है। और कमिंग टुवर्ड्स बॉडी, हमारा क्वेश्चन क्या था वो याद रखिए। हमको पॉलिसीज़ एंड मेजर्स के बारे में बताया है जिसमें कि आप प्रमोट करेंगे इंक्लूसिव ग्रोथ को, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे एग्जामाइन है या एक्सप्लेन है, तो यहाँ पे EXPLAIN एक्सप्लेन ये वर्ड है, ठीक है। तो इस वर्ड को याद रखना है। जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, सो बॉडी में हमने इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है गाइस। ओके, तो इसमें मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो चीज़ें हैं इधर वाली इलॉबरेट वाली, ये उतनी मुश्किल होती ही नहीं है गाइस। UPSC या डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में MPSC में आपको जो है पॉइंटर्स यहाँ पे ऐड करने हैं, यही बात सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। वाई? बिकॉज एग्जामिनर आपके यही पॉइंटर्स पे फोकस करने वाले हैं। दे ऑल्सो डोंट हैव मच टाइम कि वो पूरा आपका वर्ड टू वर्ड देखे। नो, आपके पॉइंटर्स ही इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि आपको मार्क्स मिले, ठीक है। तो हमने इंक्लूसिव ग्रोथ में ये सब चीज़ें ऐड करनी है कि हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है, पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट करना है। उसके बाद एजुकेशनल एंड स्किल डेवलपमेंट हमको इंक्लूड करना है, सोशल सिक्योरिटी हमको इंश्योर करनी है। उसके बाद सपोर्ट फॉर एग्रीकल्चर एंड MSME हमको जनरेट करना है सपोर्ट। तो गाइज इंक्लूसिव ग्रोथ में तो भाई दुनिया की सारी चीज़ें आ सकती है, ठीक है। सब कुछ इंक्लूड करना है हमें, ठीक है, सबको इंक्लूड करना है और ग्रोथ हमको करानी है, दैट इज़ इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इसमें हमें तो DBT वाला जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का पॉइंट है वो तो भाई याद रहेगा ही। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। इसमें आपने डालना है कि PM जन धन योजना, when it comes to financial inclusion, it should always relate to PM Jan Dhan Yojana, which includes direct benefit transfers, DBTs and digital payment, improves access to banking and welfare benefits, ठीक है। पहला पॉइंट, बैंकिंग एक्सेस दोगे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स दोगे तो लोग जो है फाइनेंशियली इंक्लूड हो पाएंगे, है ना। इस तरह से उनको वेलफेयर बेनिफिट मिलेगा। एंड उसके लिए हमारे यहाँ पे जो है 2014-15 की एक स्कीम है जो प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद है पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। हमें महात्मा गांधी नेशनल MG नरेगा जो है हमारा एक्ट है, उसके बाद में वो स्कीम भी है नरेगा वाली। उससे हम क्या करते हैं, उससे हम सोसाइटी में पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन
इंश्योर करते हैं फॉर लाइवलीहुड सिक्योरिटी एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट। इससे जो है हम इंक्लूसिव ग्रोथ इंश्योर करते हैं। देन थर्ड पॉइंट है हमारा एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम सच एज स्किल इंडिया एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन्हांस ह्यूमन कैपिटल एंड एम्प्लॉयबिलिटी। हमने एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू जो है हमारे जो है ह्यूमन कैपिटल को इनरिच करना और हमारी एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाना, इस चीज़ को हमने जो है यहाँ पे लिखना है, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। उसके बाद है आपको 5 पॉइंट यहाँ पे लिखना है गाइस 150 मार्क्स के लिए, 150 वर्ड्स के लिए, ठीक है, 10 मार्क के लिए। तो ये 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी, वी नो दैट वी हैव फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ इंश्योरेंस अंडर आयुष्मान भारत एंड पेंशन स्कीम्स प्रोटेक्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन, ठीक है, and pension schemes protect vulnerable populations. Okay, now support for agriculture and MSME, agriculture and MSME credit facilities, subsidies, infrastructures development boost and income generation। ये हो गए आपके। आप इस चीज़ को एलेबरेट कर सकते हो गाइस, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज आपकी ये 5 पॉइंट्स होगी बॉडी आपकी। नाउ कमिंग टुवर्ड्स कंक्लूजन, इंक्लूसिव ग्रोथ इज एसेंशियल फॉर रिड्यूसिंग poverty, inequality, regional disparities. Effective implementation of this program can ensure sustainable and equitable distribution for all the citizens। ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमको पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड रीजनल डिस्पैरिटीज़ को क्या करना है, कम करना है, ठीक है। एंड इस चीज़ को पहले तो ब्रीफ हो गया आपका, आपने सब चीज़ को BRIEF ब्रीफ कर लिया, और पार्ट कंक्लूजन के दूसरे पार्ट में आपने एक पॉजिटिव टेक अवे दे दिया कि इसको इसके इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने क्या करना है या किस तरह से वो इंश्योर हो सकता है। तो सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट फॉर ऑल सिटीज़न, इस चीज़ को जो है इंश्योर करने के लिए हमने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। इस तरह से आपने थर्ड क्वेश्चन का कंक्लूजन लिखना है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ठीक है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द 4th क्वेश्चन, जो कि पार्ट है एथिक्स का। ये तो भाई बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ पूछ ली थी, बट क्योंकि ऐसी कोई चीज़ अगर पूछते हैं तो सब लोग अच्छे से इस चीज़ को लिखने वाले होते हैं, तो आपने भी इस चीज़ के मार्क्स नहीं जाने देने हैं, ठीक है। एक शॉर्ट हमने इन्होंने यहाँ पे पूछा है कि व्हाई इज़ द केस स्टडी अप्रोच यूज्ड इन एथिक्स। सॉरी, हम इन्होंने यहाँ पे बोला है कि गाइस यहाँ पे इन्होंने 5 क्वेश्चंस दिए हैं, जिसके लिए इन्होंने 30 वर्ड्स की लिमिट भी दे रखी है, ओके। एंड यहाँ पे इन्होंने बोला है कि क्वेश्चन 1A शुड बी आंसर्ड इन 30 वर्ड्स ईच, ठीक है। तो हमें 30 वर्ड्स की लिमिट में यहाँ पे लिखना है कि what is the essence, determinants and consequences of ethics in human action, ठीक है। essence, determinants and consequences of ethics in human actions। now ethics guides human conduct through moral principles। ethics guides human conduct को किस तरह से जो है ethics गाइड करता है, through moral principles and it is shaped by family है, education, culture and conscience, ठीक है। ethical actions promote, what does they promote, conclusion क्या है, consequences क्या है, trust, then justice, harmony, while unethical actions क्या cause कर सकते हैं, it may cause conflict and corruption, okay। तो
यहाँ पे हमने तीनों चीज़ों को ऐड कर लिया है। व्हाट इज़ द इसेंस ऑफ इथिक्स, एक लाइन में लिखना है, क्योंकि 30 वर्ड्स में आप क्या क्या चीज़ों को यहाँ पे ऐड कर सकते हो, कुछ नहीं। तो इसेंस के लिए एक लाइन होनी चाहिए कि इथिक्स गाइड्स ह्यूमन कंडक्ट थ्रू मॉरल प्रिंसिपल्स, हो गया इसेंस। इथिक गाइड्स ह्यूमन कंडक्ट थ्रू मॉरल प्रिंसिपल्स। देखो गाइस, इथिक्स को आपको कभी भी डिफाइन करना है तो आपने इथिक्स के इसेंस को इसी तरह से याद करना है। बिल्कुल छोटी सी एक स्टेटमेंट है जिसमें इथिक्स गाइड्स ह्यूमन कंडक्ट, इथिक्स गाइड्स, मैं लिख रही हूँ, आप भी साथ में लिखिए, इथिक्स गाइड्स ह्यूमन कंडक्ट थ्रू व्हाट, थ्रू व्हाट, मॉरल प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस चीज़ को याद कर लेना है गाइस। इथिक्स गाइड्स ह्यूमन कंडक्ट थ्रू मॉरल प्रिंसिपल्स, इथिक्स गाइड्स ह्यूमन कंडक्ट थ्रू मॉरल प्रिंसिपल्स। ओके, इस तरह से इथिक्स गाइड्स ह्यूमन कंडक्ट थ्रू मॉरल प्रिंसिपल्स, ये हो गया हमारा इथिक्स का इसेंस। दिस इज इथिक्स का इसेंस। नाउ हमने डिटर्मिनेंट्स के बारे में देखना है यहाँ पे। what is it shaped by, तो डिटर्मिनेंट्स क्या है इथिक्स के, फैमिली है, एजुकेशन है, कल्चर है, कंसाइंस है। डिटर्मिनेंट्स मतलब क्या, डिटर्मिनेंट्स मतलब ऐसी चीज़ है जो आपका इथिक्स जो है शेप करती है। तो भाई फैमिली है, एजुकेशन है, कल्चर है, कंसाइंस है, इन सभी चीज़ों से आपका मॉरल जो है वो शेप होता है, आपका इथिक्स जो है वो शेप होता है। तो डिटर्मिनेंट्स हमने 4 बता दिए यहाँ पे, फैमिली, एजुकेशन, कल्चर एंड हमारा कंसाइंसेस। इसके बाद में हमने कॉन्सिक्वेंसेस के तरफ आना है कि इथिकल एक्शंस की वजह से किन चीज़ से कौन सी चीज़ें कॉज हो सकती है। तो आपका अगर एक्शन इथिकल होगा तो उसका कॉज होगा वो चीज़, क्या चीज़ प्रमोट करेगा, ट्रस्ट, जस्टिस, हार्मोनी। ठीक है, और अगर आपका कोई कंडक्ट अनएथिकल होगा तो उसकी वजह से क्या कॉज होगा, कॉन्फ्लिक्ट एंड करप्शन। तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे इथिक्स के इसेंस, डिटर्मिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस, ये तीनों चीज़ों को 30 वर्ड्स की लिमिट में यहाँ पे जो है इलाबोरेट कर दिया है। ठीक है, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज differentiate between ethics in private and public administration। आपको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में इथिक्स को। तो गाइज देखिए, प्राइवेट इथिक्स जो होता है इट गवर्न्स पर्सनल रिलेशनशिप्स एम्फेसाइजिंग लॉयल्टी एंड केयर। जब भी आपको प्राइवेट रिलेशनशिप्स, सॉरी मैंने इस चीज़ को शायद एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह से पढ़ा था, बट इट्स लाइक डिफरेंशिएट बिटवीन इथिक्स इन प्राइवेट रिलेशनशिप एंड पब्लिक रिलेशनशिप। तो गाइस, प्राइवेट रिलेशनशिप में किन चीज़ों को जो है हम अच्छे एंड मॉरल वैल्यूज़ कंसिडर करते हैं वो हमें अच्छे से पता है कि व्हेन देयर इज़ लॉयल्टी एंड केयर विद इन एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, तो वो चीज़ बिल्कुल ही इथिकल हो जाती है। तो प्राइवेट रिलेशनशिप के बारे में तो हमें कुछ अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट व्हेन इट कम्स टू पब्लिक इथिक्स तो हमें जो है पब्लिक इथिक कंसर्न्स ड्यूटीज़ टुवर्ड्स सोसाइटी, है ना, स्ट्रेसिंग इंटीग्रिटी, इम्पार्शलिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, प्रायोरिटाइजेशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट ओवर पर्सनल प्रेफरेंसेस। देखिए गाइस, जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है और डिफरेंशिएट बोला है पब्लिक एंड प्राइवेट एंड पब्लिक में, तो एग्जामिनर को ये तो पता है कि भाई प्राइवेट जो है रिलेशनशिप के बारे में इस एस्पेरेंट को अच्छे से पता है, बट डज ही नोज अबाउट पब्लिक रिलेशनशिप। तो आपको कभी भी ऐसे आंसर्स लिखते वक्त पब्लिक, हम जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स होने वाले हैं, तो इस चीज़ के बारे में आपको अच्छे से एग्जामिनर को बताना होगा कि येस आई नो व्हाट इज़ पब्लिक इथिक्स, व्हाट डज इट कंसर्न्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पब्लिक इथिक्स क्यों ज़रूरी है या व्हाट इज़ इट्स यूज़ ये बताना है। ठीक है, पब्लिक इथिक कंसर्न्स ड्यूटीज़ टुवर्ड्स व्हाट, ड्यूटीज़ टुवर्ड्स सोसाइटी, ड्यूटीज़ टुवर्ड्स सोसाइटी। ओके, एंड
फिर इसमें कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है, तो इसमें इंटीग्रिटी, इम्पार्शलिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड प्रायोरिटाइजेशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट ओवर द पर्सनल प्रेफरेंसेस, ये चीज़ डालोगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने इस चीज़ को भी ऐड कर लिया है। अब आपका आंसर किस तरह से तैयार है। प्राइवेट इथिक्स गवर्न्स पर्सनल रिलेशनशिप। प्राइवेट इथिक्स जो है वो क्या गवर्न करती है, पर्सनल रिलेशनशिप, और इसमें दो चीज़ें आती है, लॉयल्टी एंड केयर। वेयरएज पब्लिक इथिक्स जो है वो हमें इट इज़ कंसर्न्ड रिगार्डिंग द ड्यूटीज़ टुवर्ड्स सोसाइटी, जिसमें विच विल इंक्लूड इंटीग्रिटी, impartiality, transparency, accountability and prioritization of public interest over personal preferences। तो गाइस पब्लिक इथिक्स में हमने 5 चीज़ों को ऐड किया है। एक है इंटीग्रिटी, दूसरा है एक है इंटीग्रिटी, दूसरा है इम्पार्शलिटी। फर्स्ट इज इंटीग्रिटी, इम्पार्शलिटी, देन है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड प्रायोरिटाइजिंग पब्लिक इंटरेस्ट ओवर पर्सनल इंटरेस्ट को नहीं ध्यान में रखना है, पब्लिक इंटरेस्ट को। तो 5 चीज़ें हैं जो पब्लिक इथिक्स में आती है। इंटीग्रिटी, इम्पार्शलिटी, देन ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड पब्लिक इंटरेस्ट ओवर पर्सनल इंटरेस्ट। ये 5 चीज़ें याद रखनी है गाइज। मेरे साथ बोलिए या लिखिए, इंटीग्रिटी, इम्पार्शलिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड पब्लिक इंटरेस्ट ओवर पर्सनल प्रेफरेंसेस। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। देन कम्स हाउ डू लाइव्स ऑफ ग्रेट लीडर्स हेल्प इनकलकेट ह्यूमन वैल्यूज़। अब हमें पता है ग्रेट लीडर्स के बारे में, जिनके मॉरल्स हम कंसिडर करते हैं। तो इन्होंने पूछा है कि ग्रेट लीडर्स के जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वो ह्यूमन वैल्यूज़ कैसे इनकलकेट करते हैं। ग्रेट लीडर इंस्पायर थ्रू एग्जाम्पलरी कंडक्ट एंड सेक्रीफाइस। हमने यहाँ पे 2 चीज़ें याद रखनी हैं। ये ग्रेट लीडर्स हमको किस तरह से इंस्पायर करते हैं, एग्जाम्पलरी कंडक्ट एंड सेक्रीफाइस के थ्रू। देयर लाइव्स डेमोन्स्ट्रेट्स वैल्यूज सच एज, कौन से वैल्यूज़, इनकी लाइफ का जो क्रक्स है या इनकी लाइफ के जो वैल्यूज़ है, जैसे ऑनेस्टी, करेज, कंपैशन, सर्विस, मोटिवेटिंग इंडिविजुअल्स टू अडॉप्ट इथिकल बिहेवियर एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप। ये बहुत ही जनरलिस्टिक आंसर है भाई, आपको इसी तरह से लिखना है किस तरह से जो है ह्यूमन वैल्यूज़ इनकलकेट होते हैं। तो ग्रेट लीडर्स इंस्पायर अस थ्रू एग्जाम्पलरी कंडक्ट एंड सेक्रीफाइस। ये तो 2 चीज़ें आपको याद मतलब इसमें नोट करनी ही है। एंड देयर लाइफ व्हाट डज इट डेमोन्स्ट्रेट्स, इट डेमोन्स्ट्रेट्स ऑनेस्टी, करेज, कंपैशन, सर्विस, मोटिवेटिंग द इंडिविजुअल टू अडेप्ट व्हाट, इथिकल बिहेवियर एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 4th है एक्सप्लेन द रोल ऑफ फैमिली इन इंक्लूडिंग वैल्यूज़, इनकलकेटिंग वैल्यूज़। रोल ऑफ फैमिली है ना, रोल ऑफ फैमिलीज इन इनकलकेटिंग वैल्यू। जनरली कोई भी इसका आंसर दे सकता है गाइज। एंड हम किस तरह से इसका आंसर देंगे, तो फैमिली इज़ प्राइमरी इंस्टीट्यूशन। जो इंसान इसका जनरलिस्टिक वे में आंसर देगा वो ये टर्म कभी नहीं यूज़ करेगा कि फैमिली इज़ अ प्राइमरी इंस्टीट्यूशन। हमें टेक्निकल वर्ड्स पता है, तो हम इस चीज़ को जो है यहाँ पे डालेंगे जिसकी वजह से एग्जामिनर को भी समझ में आएगा कि इसने टेक्निकल वर्ड यूज़ किया है, जिसका मतलब इसने इथिक्स को पढ़ा है। ठीक है, एंड दिस इज़ द ओनली डिफरेंस कि जब क्वेश्चंस इजी रहते हैं तो चीज़ें और मुश्किल हो जाती है, बिकॉज यू हैव टू यूज़ द टेक्निकलिटी ऑफ दिस सब्जेक्ट, यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ लाइक दैट। अदरवाइज जनरलिस्टिक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, जनरली ऐसे ही आप लिख के आओगे जैसे कि एक कॉमनर लिख रहा है, तो यू वॉन्ट बी फेचिंग एनी काइंड ऑफ मार्क्स।
आपको इसी तरह से टेक्निकल वर्ड्स बहुत ज़्यादा नहीं, चीज़ों को कॉम्प्लेक्स भी नहीं करना है, बट इतना तो बताना है कि हाँ भाई हमने पढ़ा है। तो फैमिली इज़ द प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ वैल्यू फॉर्मेशन। वैल्यू फॉर्मेशन के लिए प्राइमरी इंस्टीट्यूशन जो है वो फैमिली है। पहली चीज़ जो है फैमिली ही है, वहीं से चीज़ें स्टार्ट होती है। उसके बाद में जो है आपका स्कूलिंग आता है, एजुकेशन आता है, फ्रेंड सर्कल आता है, या जो भी है वो सब चीज़ें बाद में, बट फर्स्ट प्राइमरी इंस्टीट्यूशन इज़ फैमिली। ठीक है। थ्रू गाइडेंस, एग्जाम्पल, सोशलाइजेशन, इंस्टिल्स ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, एम्पैथी, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मॉरल जजमेंट। जितनी भी अच्छी क्वालिटीज़ है वो सब डाल दो इसमें। थ्रू के बाद में सारी क्वालिटीज़ ही आपको डालनी है फ्रॉम एन अर्ली एज। ठीक है। तो अभी समझ में आ गया आपको यहाँ पे कौन सी चीज़ थी जो यहाँ पे रिक्वायर्ड थी, प्राइमरी इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये हो गया फैमिली इज़ प्राइमरी इंस्टीट्यूशन। और दूसरा पार्ट क्या है, थ्रू व्हाट, कौन सी क्वालिटीज़, तो ये सारी गुड क्वालिटीज़ आपको मेंशन करनी है फ्रॉम द अर्ली एज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। देन कमिंग टुवर्ड्स द लास्ट वन, why is case study approach used in ethical syllabus? क्यों यूज़ किया है भाई, इन्होंने ही डाला है और क्वेश्चन भी हमसे ही पूछा है कि केस स्टडी अप्रोच क्यों ज़रूरी है इथिक्स के सिलेबस में। तो केस स्टडी कनेक्ट्स इथिकल थियरीज विथ रियल लाइफ सिचुएशन। केस स्टडीज़ क्या करती है, तो केस स्टडीज़ जो है इट कनेक्ट्स द इथिकल थियरीज विथ रियल लाइफ सिचुएशंस। दे डेवलप एनालिटिकल एबिलिटी, मॉरल रीजनिंग, decision making skills and capacity to resolve ethical dilemmas in professional and personal life। क्यों ज़रूरी है इथिक्स में केस स्टडी अप्रोच, क्योंकि केस स्टडीज़ जो है वो इथिकल थियरीज़ को, बुक्स में तो हम सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, बट व्हेन इट कम्स टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और आप जब जाएंगे एज अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, तो आपको समझ में आएगा कि भाई बुकिश चीज़ों को रियल लाइफ से कनेक्ट करना दैट इज़ अ चैलेंज। तो आपको, जब आपने केस स्टडीज़ ऑलरेडी आपके सिलेबस में पढ़ रखी होगी, जो कि एक एक्सपीरियंस होता है और कनेक्ट करता है थेरीज़ को रियल लाइफ से, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे जो है मेंशन करनी है कि केस स्टडीज़ कनेक्ट्स इथिकल theories with real life situations. They develop analytical ability, moral reasoning, decision making skills and the capacity to resolve ethical dilemmas in the professional and public life। ठीक है, तो इस तरह से हम GS 1 2 3 4 के चारों क्वेश्चंस यहाँ पे देख लिए हैं इन द वेरी फर्स्ट वीडियो, एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल बी कवरिंग लाइकवाइज ऑल द 4 क्वेश्चंस डेली। तो आज का कोटा डन है गाइज, एंड ऑल द बेस्ट। आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, सो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। आई कैन कवर 4 या 8 क्वेश्चंस, 1 और 2 फ्रॉम ईच GS सेक्शन, बट अगर आपके पास टाइम है तो गाइज PYQ से ही पढ़िए मोस्टली, क्योंकि आपको आता कितना भी होगा, but you need to have this skills of presentation. If you are not able to present what you want to say or whatever the knowledge you have in your mind, so it is gonna be very difficult for you guys. Okay, so stress more and more on your answer writing। ये तो हो गया क्वेश्चन देखने वाली बातें। जब आपके सारे क्वेश्चंस और सिलेबस के सारे टॉपिक्स पे आपके टैम्पलेट्स भी रेडी होंगे, एट द टाइम यू विल बी रेडी फॉर राइटिंग एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन वट एवर इज़ कमिंग टू यू। ओके, बट स्टिल आई वुड से कि डोंट वेट फॉर योर सिलेबस completion और template completion or your PYQ completion. Start writing simultaneously along with studying and reading and analyzing the PYQs. You also yourself motivate yourself to write. Okay, let us conclude the video here. Meet you in the second part. By tomorrow.